जी मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की सराहना करेंगी या कांग्रेस के साथ रहकर गठबंधन धर्म निभाकर आप लोग भी कंफ्यूज होंगे? देखिए जो है हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और माननीय न्यायालय का फैसला है तो न्यायालय के फैसले का जो है हम बिल्कुल सम्मान रखते हैं। हाँ, न्यायालय ने जो है इलेक्शन कमीशन से कहा हुआ है कि जो 45 दिन वीवीपैट को सील करके रखा जाए, माइक्रो कंट्रोलर को रखा जाए, ताकि अगर किसी को कोई डाउट आता है तो उसको कंपेयर किया जा सके, वो डाउट को क्लियर किया जा सके। हम ये बिल्कुल अपेक्षा रखेंगे कि जो है माननीय इलेक्शन कमीशन भी जो है इस कार्य को करेगा, ताकि किसी भी तरीके की जो कंफ्यूजन है या कोई भी टिप्पणी या कह लीजिए कोई आपत्ति है, वो आपत्ति की जो पिटीशन है वो क्रिएट ना हो सके। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है समाजवादी पार्टी। और जहां तक बात रही बार बार ये भाजपा के प्रवक्ता करे कि हमें विश्वास नहीं है, चंडीगढ़ में इतना खुला देखने के बाद में कैसे विश्वास नहीं है? पहले लोकतंत्र की हत्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। अगर आप लोकतंत्र की बात करते तो उस पर बात कर लिया करिए, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये सबसे गलत, आप सोचिए कि आप सदन में बैठ के गलत लॉ पास कर देते हैं। उसमें एक तथ्य सामने आया था, चंडीगढ़ वाली घटना में तथ्य सामने आया था, वीडियो सामने आई थी, तो तथ्यों के आधार पर बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया तो उसका फायदा उनको मिला। तो लेकिन ईवीएम के मामले में कोई तथ्य ऐसा सामने नहीं आया। मेरा कहना यही है। हमारे साथ सौरभ दुबे जी है। सौरभ जी, आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल अनुराग जी, देखिए जिस प्रकार से अभी विजय कौशिक जी से आपने पूछा, शुरुआत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच है। सुप्रीम कोर्ट की कोई अपनी सोच नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था। अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे उसकी अपनी सोच है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी वो सामंती सोच वो दिखाई पड़ती है। देखिए, एक ईवीएम विलाप मंडली है। 2019 के बाद से ईवीएम विलाप मंडली जो है वो एक कार्यक्रम बनाती है कि चुनाव के ठीक पहले से वो इस प्रोग्राम को शुरू कर देती है कि जी ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, और चुनाव हारने के बाद वो सारा ठिकरा जो है ईवीएम पे फोड़ देती है। लेकिन वो कई बार न्यायालय जा चुकी है, कई बार उसकी जो है याचिका रिजेक्ट हो चुकी है। स्वयं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जा चुके हैं, गठबंधन के कई लोग जा चुके हैं, और उसके बाद अब दाएं बाएं से भी कराने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपना निर्णय दे दिया। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी, उसको पूरा अधिकार है चुनाव व्यवस्था में जो सुधार हो सकता है, सुधार कार्यक्रम के तहत अपना सुझाव देने का। अगर इनको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो फिर ईवीएम जो है, जब राहुल गांधी वायनाड में जीतते हैं तो क्या वहां कैसे सही हो जाती है? जब हिमाचल आप जीतते हैं तो वहां कैसे सही हो जाती है? जब तेलंगाना में जीतते हैं कैसे सही हो जाती है? जब कर्नाटक जीतते हैं, अच्छा अगर मान लीजिए आप, चलो ठीक है वहां पर ये चीज है, मैं कह रहा हूं अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सरकारों से वहां इस्तीफा दिलवा दीजिए। वहां पर आप ये कहिए कि भैया ये ईवीएम से इसके परिणाम आए थे, घोषित हुए थे, हम इसको जीत नहीं मानते हैं, हम यहां से त्याग पत्र देते हैं, यहां की सरकारों से त्याग देते हुए आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो कम से कम जनता के बीच में एक विश्वास तो पैदा होगा कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी जो है अपनी जहां जहां पर सत्ता ईवीएम के जरिए आई थी उसको त्याग करने का साहस तो रखती है। लेकिन आप वहां पर सत्ता की मलाई भी खाना चाहते हैं और यहां पर आकर के ये बात आप कहना चाहते हैं कि भैया अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं या भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो ईवीएम की गड़बड़ी के द्वारा जीतती है। तो ये दो बातें देखिए जनता के सामने नहीं चलेगी। अच्छा सौरभ, मुझे लगता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है तो हार के जो कारण है उनका डिस्कशन करना चाहिए, एक पैरामीटर बनने चाहिए कि भाई हम लोग दूसरी पार्टी क्यों जीती और हम लोग क्यों हारे। अब आप देखिए यहाँ पर जब भी कांग्रेस देश में हारती है या देश का चुनाव हारती है या राज्य का चुनाव हारती है, तो मैंने कई बार देखा जो कांग्रेस की मीटिंग होती है कि कांग्रेस के बड़े नेता हर बार कहते हैं कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन वो ऑपरेशन मुझे कभी देखने को नहीं मिला। कोई पार्टी में कोई ऐसा पारंपरिक चेंज नहीं आया, हमेशा जो पुरानी परंपरा कांग्रेस की रही है उसी पर वो चलती रहती है। अब आप देखिए कर्नाटक में जो ओबीसी की जातियां हैं उनमें मुस्लिमों को शामिल कर दिया, यानी कि जो ओबीसी को जो आरक्षण में मिलता था अब उसमें मुस्लिम भी शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया और उसके बाद मैंने देखा अचानक कि भाई जो उत्तर प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य, उनको पार्टी ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली के पार्टी ऑफिस में उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग में यह मैसेज देने की भाजपा कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस है वो ओबीसी की दुश्मन है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कांग्रेस के जो सहयोगी हमारे विजय कौशिक जी, आप मुझे बताइए कि जब एक बहुसंख्यक में यह मैसेज चला जाएगा कि आप लोग, उनका जो हक है वो आप अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं,
तो वो लोग आपसे नाराज नहीं होंगे? क्या आपकी ये कोई कमी नहीं है? चुनावों से पहले इतना बड़ा विपक्ष को आपने मुद्दा दे दिया। देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोले, नहीं, और इसमें उनके झूठ जो वाली कौन सी बात है? पहले इस मुद्दे पर बात कर बात लेते हैं है। कौशिक जी, केवल इस मुद्दे पे। कर्नाटक में क्या आपने ओबीसी में मुसलमानों को शामिल नहीं किया? मैं एक पत्रकार से बात कर रहा हूँ, जी। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने बैठक में क्या कहा। उन्होंने कहा था कि जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, एक बच्चा कमजोर है, तो दूध तो सबको एक एक गिलास मिलना है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो कमजोर बच्चा है उसको मिल जाए तो दिक्कत क्या है। तो उन्होंने कहा था इसी तरीके से जो देश के रिसोर्सेज में क्या है, बिजली है, पानी है, जन सुविधाएं हैं, उनसे मतलब था। ये नहीं था कि भी किसी को कोई खदान दे दो कि भी वो खोद के खाएगा, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक जनरल जो रिसोर्सेज हैं, बिजली है, पानी है, कि भी कमजोर लोगों को पहले हक मिले। तो माइनॉरिटीज में जो है, आपको मालूम होना चाहिए, जैन समुदाय के लोग भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, अलग अलग राज्यवार अलग अलग, आदिवासी भी आते हैं, कहीं कहीं कोई आता है। लेकिन मोदी जी ने क्या कह दिया कि मुसलमानों के लिए कहा है। अरे मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक में, और पता है नहीं, लेकिन जानबूझकर एक डर फैला रहे हैं कि हिंदू को मुसलमान से डराओ, मुसलमान को हिंदू से डराओ। ये धंधा मोदी जी कर रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस आएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। भैया, कांग्रेस का 50 वर्ष से ऊपर शासन रहा है, जब तो शरिया कानून नहीं आया, जब तो मुसलमानों का राज नहीं हुआ। और मोदी जी कहते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे वालों को आपकी संपत्ति दे देंगे। तो मोदी जी आबादी के अनुपात में देखिए कि ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो बच्चे ज्यादा किसके हुए? हिंदुओं के। तो इस हिसाब से तो मुसलमानों की जो संपत्ति है वो छीनकर हिंदुओं में बढ़ जाएगी। अगर आप कांग्रेस के भाषण का विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसका अर्थ तो ये हुआ। लेकिन आप डर फैला रहे हैं हिंदुओं में कि कांग्रेस आ गई, मंगलसूत्र छीन लेगी। अरे आप भी तो बताइए, आपने कितने मंगलसूत्र छीने हैं? कोरोना की वैक्सीन वाले से चंदा आपने लिया, उसकी फर्जी वैक्सीन से देश में लाखों लोग मर गए। उन सुहागों को उजाड़ने वाला कौन है? वो मोदी जी है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो इस देश में चंदेबाजी की है, देश की कंपनियों को लूटा गया है, देश के संसाधनों को लूटा गया है। 1% पूंजीपतियों के पास 40% संपत्ति आ चुकी है। 60% कमाई में हिस्सा उनका है, 1% लोगों का। देश चलेगा कैसे? डूबेगा ही। टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, सड़क पर चलो तो टैक्स, पेट्रोल डीजल तो टैक्स। तो अश्वनी जी, जो विजय कौशिक है कांग्रेस के नेता, ये तो आपके ऊपर ही हमलावर है। मुझे लगता है कि इनकी सारी बातों का जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, बड़े पॉइंटेड सवाल किए हैं विजय जी ने, और सब में झूठ परोसा है। मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। ये लोग शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री देश के झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा कहां से मिलती है? राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले क्या बोला था? मोदी हमसे डर गया, वो ये भाग गया। वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग ये करते हैं। लेकिन मैं इनको जवाब देता हूं। जो 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने बोला था, विजय जी आप सही हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, ओबीसी के लिए कहा, और एसटी के लिए कहा, एसटी के लिए कहा, सबके लिए कहा। लेकिन उसमें एक शब्द यूज किया उन्होंने, पर्टिकुलर मुस्लिम। ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? वो पर्टिकुलर जैन कह सकते थे, पर्टिकुलर पारसी कह सकते थे, या पर्टिकुलर शब्द हटा देते, महिला और एससी एसटी के साथ मुस्लिम भी कह लेते। एक वहां पर आपकी ये मुस्लिम परस्ती जाहिर होती है। और सुनिए, उसके बाद 2006 का ये वाकया है, 2009 में आइए। 2009 में भी एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बात कहा था कि हाँ मैंने कहा था, और आज अगर भरोसा ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आज उसको भी डाला गया है, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। यानी कि मुस्लिम परस्ती आपकी है, पहली बात। दूसरी चीज, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रोज ये चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। संविधान में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था नहीं की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, मगर 4% का आरक्षण दिया गया। हमारी सरकार आई, उसको हटाया हम लोगों ने कर्नाटक से। इन लोगों, वो मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट तक, उसके बावजूद भी इनकी सरकार आते ही फिर दे दिया। और वो क्या किया कि उसमें जो है इन लोगों ने पहले 17 फिर 19, अब सभी मुस्लिमों को ओबीसी घोषित कर दिया,
और उनको वो अधिकार दे दिए, ओबीसी का आरक्षण काट दिया। तीसरी बात, अब इन्होंने कहा मंगलसूत्र की बात। भाई मंगलसूत्र तो 3000 सिखों की हत्या कराकर आप लोगों ने लूटा था, वो बताइए, उसका भी हिसाब दें। और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया तेलंगाना में, उन्होंने कहा एक्सरे करा लिया है मैंने, अब मैं क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। क्रांतिकारी कदम क्या उठाऊंगा? कि सबको बांटूंगा। और भाई कौशिक जी, आज आपने कहा 1% के पास है, तो 2014 के पहले क्या पूरी 100-125 करोड़ आबादी रही होगी? आज 140 है, तो सबके पास 1-1 करोड़ रुपया था क्या? आप बताइए ना। आज कहते हैं 1% आ गया है। अरे भाई मोदी जी के दिए हुए कितनी 15 बात करेंगे? लाख तो थे ना 2014 में। अश्वनी जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत खास बात है जो बहुत मुझे भी प्रभावित करती है और तमाम लोगों को करती होगी, कि आप लोग बाल में से खाल निकालने में बड़े माहिर हैं। देखिए, चाहे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उन पर आप लोग निगाह रखते हैं कि कैसे भी करके इनसे थोड़ी सी चूक हो जाए और उसके बाद आप इन पर हमलावर हो जाए। अब आप पूजा मिश्रा जी से हम बात करते हैं कि देखिए, जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो नजर रखते हैं, क्योंकि हमारे वो स्टार कैंपेनर हैं, कुछ ना कुछ दे जाते हैं हमको, तो पूजा जी, तो रखना पड़ता है। मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कांग्रेस को या वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ती हैं, आप लोगों को अपने घोषणा पत्र में या अपने बयानबाजी में कम से कम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने मौका भाजपा को दे दिया तो उसके बाद वो लोग आपको हावी नहीं, उनके आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर आपकी कोई बात जनता नहीं सुनती है। पूजा जी वहां पर मुझे आवाज नहीं आ रही थी। पूजा जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया उसमें काफी कुछ कंफ्यूजन था। जैसे जो प्रॉपर्टी पर जो टैक्स की बात थी और उसकी जांच की बात थी, इसके अलावा मंगलसूत्र वाली बात, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। इसके अलावा कर्नाटक में जो ओबीसी में मुस्लिमों को शामिल कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि जो तमाम विपक्ष है उसको अपना घोषणा पत्र, अपनी बयानबाजी थोड़ी साथ कर रखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मौका आप ही लोग देते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आपसे चुनावी प्रचार में और आप पर हमला करने में लीड ले जाती है। नहीं, अनुराग जी, इनको ध्रुवीकरण करना बहुत खूबसूरती के साथ आता है। इस तरीके की जो गिरी हुई स्तर की राजनीति है ना, वो विपक्ष कर नहीं पा रहे। विपक्ष कर रहे हैं ना, संविधान को लेकर राजनीति कर रही है, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। जैसे ही फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ, ये आगे तुरंत मंगलसूत्र पे, ये बहुसंख्यकवाद को कैसे कनेक्ट करके लेके चले जाएंगे? आप बताइए कि आर्थिक अनियमितता हटाना कोई गलत बात है? आर्थिक अनियमितता आप कैसे हटाएंगे? बिना सर्वे का आपको पता कैसे चलेगा कि आर्थिक अनियमितता है कितनी? आर्थिक अनियमितता हटाने के लिए आपको लॉज लाने पड़ेंगे। कैसे लॉज लाने पड़ेंगे? जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर टैक्स कम करना पड़ेगा, आपको रोजगार देना पड़ेगा, तो आर्थिक अनियमितता अपने आप कम हो जाएगी जब आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। पर ये जो है इसका भी ध्रुवीकरण कर दे रहे हैं। आप बहुसंख्यकवाद को कैसे परिभाषित करते हैं कि बहुसंख्यक कौन है? आप बताइए कि बहुसंख्यकवाद एक वर्ड है जिसका डेफिनेशन सिंपल सा होता है कि जिसमें बहुसंख्यक होने वाले लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनकी किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करते हुए, पूरे 100% नेग्लेक्ट करते हुए अपना कार्य करते हैं, अपनी ही चलाते हैं। इसको कहा जाता है बहुसंख्यकवाद, जो कि मणिपुर में साक्षात देखा गया। वहां पे कुकी और मैतेई समुदाय है। इन्होंने बताइए, कह रहे थे कि ईवीएम पे डाउट है तो आप जो इस्तीफा दे दीजिए, और इनके वीरेंद्र सिंह के जो है वहां पे 1 साल तक मणिपुर जलता रहा, और वीरेंद्र सिंह जो इनके सीएम है, ना तो इन्होंने इस्तीफा मांगा, उन्होंने अपनी पीआर टीम क्या मूवी जैसा जो है फिक्स किया, और जो है महिलाओं कूद के जो है इतनी सिक्योरिटी के बीच में जाके उनका जो है इस्तीफा फाड़ देती है। ये गजब का पीआर टीम उनका काम करती है। मूवी वालों को भी सीखना चाहिए कि कैसे जो है भाजपा की पीआर टीम वर्क करती है। उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया इनसे। अभी इनसे पूछिएगा केसरगंज से जो है लड़ाएंगे। अभी एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि 2024 का चुनाव चल रहा है, और 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? सन 1857 में क्या हुआ कि हम हार गए आजादी की लड़ाई, लीडर खराब था, कि फिर जो है हम जो है जब आजाद हुए तब क्या हुआ? अभी इन सब चीजों पर डिस्कशन करने का समय नहीं है। आप 10 साल रहे सरकार में, आपके जो है मैनिफेस्टो से रोजगार गायब है। आप दूसरे के मैनिफेस्टो का जो जबरदस्ती पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। आप कहिए ना कि हमने रोजगार दिया, आप क्यों नहीं रोजगार के मुद्दे पे जो वोट मांग रहे हैं? आप क्यों जो है महिलाओं के जो है मंगलसूत्र पर पहुंच रहे हैं? आपको मंगलसूत्र पहुंचने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आप क्यों ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? आपने जो कार्य किया उन कार्यों की बात करिए और उस पर वोट मांगिए।
आप देखिए जनता जो है रोजगार के मुद्दे पे वोट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो किसानों का जो है 500 करोड़ जो है भुगतान बाकी है, ये सरकारी आंकड़ा है। रोजगार आपने यहाँ पे दिए नहीं, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वो क्या ओबीसी की बात करते हैं, उन पे खुद गुंडा आंक रहे हैं। और उनके ऊपर अब वो तो यहीं रहे हैं, मैं प्रयागराज से हूँ और कौशाम्बी से, तो हो सकता है जितना हम जानेंगे उनको अच्छे से उतना कोई और नहीं जानता होगा। जिस तरीके से जो है उनके ऊपर गुंडे एक्ट रहे हैं, गंभीर धाराएं रही हैं, वो सब सरकार में अनुबंध हटाए, उनको जनता ने नकार दिया, वो अपनी सीट हार गए, अपनी जिले की। चलिए पूजा जी, आज सेकंड फेज का मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश की करीब 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ सौरभ जी हैं। सौरभ जी, ये बताइए कि आज जो मतदान की गति है आज भी धीमी है, क्योंकि मतदान हो रहा है उस पर थोड़ी बात करनी जरूरी है, तो उसकी क्या वजह मानते हैं आपकी? मतदान क्यों ज्यादा गर्मी की वजह से मतदान फीका पड़ रहा है, लोगों में उत्साह नहीं है, क्या इसकी वजह है? नहीं, देखिए गर्मी एक वजह हो सकती है, और अमूमन हमने देखा है जब से चुनाव हुए आज तक, तो वो 3 से 5 बजे के बीच जो का समय है ना, सबसे ज्यादा मतदान उस समय होता है। 3 बजे तक सामान्यतः लोग और भी काम निपटाते हैं, सुबह भारी मात्रा में हो जाता है, लेकिन दोपहर 1 से 3 थोड़ा कम जाता है। 3 से 5 का जो समय है वो महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय में काफी बढ़ चढ़ करके लोग मतदान करते हैं, और मुझे लगता है कि आज की जो मतदान प्रतिशत रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा। हाँ, जरूर पिछले बार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी आपको कि चुनाव जब से शुरू हुए और आज तक जो है वो जब भी कम वोट पड़ते हैं, परसेंटेज कम होता है, तो ऐसा वो निकल करके आता है कि सरकार वही वापस रिपीट कर रही है, मतलब सरकार चेंज नहीं हो रही है। हालांकि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार जब से बनी तो वहां पर ये थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले कि वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी मोदी सरकार रिपीट कर रही है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अब जिस प्रकार से देखिए, अभी आपने बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी कही थी कि अगर हार है तो हार का मंथन होना चाहिए, हार है तो उस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। लेकिन हार पे जो हाहाकार मचाते हैं, हार पे अगर आप अहंकार दिखाते हैं तो ये आपकी पार्टी के लिए ही खतरनाक होता है। देखिए, आपने एक बात और कही कि आप लोग ऐसी गेंद फेंक देते हैं कि भैया बीजेपी वालों को वो मौका नहीं छोड़ते, बात पकड़ लेते हैं। तो कांग्रेस की आदत है, जब वो सत्ता में होती है तो हिट विकेट होती है, और जब विपक्ष में रहती है तो लगातार नो बॉल फेंकती है। और अभी भी यहाँ पर नो बॉल फेंकने का प्रयास किया गया आपके इसमें डिबेट के अंदर। इसके पहले सैम पित्रोदा जी अभी जान रहे हैं, जो 2019 में नो बॉल फेंक करके पूरी टीम को कांग्रेस को ही हरा दिया था उन्होंने, कि जो हुआ सो हुआ। अभी ताजा जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान के अंतर्गत ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की बहन बैठी है, इनको पता है, उनके अनुसार 55% जो आपकी संपत्ति है वो आपको सरकार को देनी पड़ेगी। भाई अनुराग जी को, मुझे, हमको तो नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि हम इस वक्तव्य के साथ नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इस वक्तव्य के साथ जाते हैं तो आपको अपनी संपत्ति का 55% जो है वो सरकार को सौंपना पड़ेगा। और जहां तक देखिए तुष्टीकरण की बात रही, तुष्टीकरण जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण कराना चाहिए, तब जवाहरलाल नेहरू ने बोला 1 रुपया नहीं सरकारी फंड से खर्च होगा। वो तुष्टीकरण की शुरुआत थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की। आज आप ही के गठबंधन की पार्टी के एक लोग हैं जो कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो भारत के जितने भी परमाणु हथियार है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। क्या इस सोच के साथ आप देश की सत्ता में वापस आना चाहते हैं? क्या इस सोच के साथ आप आना चाहते हैं कि देश में जो संसाधन पर एक ही वर्ग का विशेष अधिकार हो सकता है? और आप अभी कौशिक जी उसमें कह रहे हैं, वो बात कर रहे थे पानी के बारे में, बिजली के बारे में। अरे यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपने जनता को नहीं पहुंचाई। और नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत जो है, जहां इज्जत घर पहुंचाया गया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई घर में महिलाओं को सिलेंडर मिला, और तमाम तरह की एक लंबी, भाई आप ये देखिए ना, राशन कार्ड, जनधन खाते खुलवाने की बात, कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उन गरीबों का खाता नहीं खुलवा पाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 80 करोड़ लोगों का जो है वो खाता खुलवाया जाता है। ये अपने आप में उपलब्धि